हर बार एक नई और सनसनीखेज अपराध कथा सुनाते हैं। अगर आप हमारे साथ इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। 6 बजने में 5 मिनट बाकी थे। कारखाने की छुट्टी होने वाली थी। उसी वक्त अरविंद ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया। अनीता से कहना घर जाने से पहले वह मुझसे मिलकर जाए। जब कारखाना में अवकाश की घंटी बजी तो इसके कुछ देर बाद ही अनीता अरविंद के सामने आ खड़ी हुई। उसने पूछा, आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, बैठो अनीता, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अनीता सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। अरविंद उस समय किसी फाइल पर नजरें गड़ाए बैठा था। करीब 10 मिनट तक वह फाइल में ही खोया रहा। इधर अनीता इस प्रतीक्षा में खामोश बैठी रही कि अरविंद अपना काम निपटाए तो बताए कि उसने उसे क्यों बुलाया था। अब तक कारखाने के सभी कर्मचारी ड्यूटी समाप्त करके जा चुके थे। वहाँ बैठे बैठे अनीता को काफी समय हो गया तो उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। सर, आपने कुछ बताया नहीं? अरे हाँ। अरविंद जैसे नींद से जागा वह कुर्सी की पुष्ट से पीठ टिकाकर आराम से बैठ गया, जैसे किसी गंभीर विषय पर अनीता से मंत्रणा करने के मूड में हो। मैं कई दिनों से तुमसे एक खास मसले पर बात करना चाहता था, उसने कहा। बात दरअसल यह है कि इधर कुछ महीनों से मैं एक बात नोट कर रहा हूँ। हमारी फैक्ट्री का प्रोडक्शन लगातार घटता जा रहा है। हमारी ट्राईसाइकिलों की क्वालिटी को लेकर भी डीलरों की शिकायतें आ रही हैं। अगर यही हाल रहा तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। फिर कैसे हमारा खर्च चलेगा और कैसे तुम लोगों की तनख्वाहें निकलेंगी? बात तो ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन इसमें मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? अरविंद को चिंतातुर देख अनीता ने भी गंभीरता की चादर ओढ़ ली। दरअसल मुझे पता चला है कि जब मैं कारखाने में नहीं होता हूँ तो लोग बातें करते रहते हैं या फिर सिर्फ समय बिताते हैं। अरविंद ने रिवॉल्विंग चेयर अनीता की तरफ घुमाई। प्रोडक्शन में सुधार लाने के लिए मेरे दिमाग में एक बात आई है। मैं तुम्हारे सेक्शन का इंचार्ज तुम्हें बना देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है। आश्चर्य से अनीता की पलकें फैल गईं। अरविंद बोला, कल जब सारे लोग ड्यूटी पर आएंगे तो मैं उनको बता दूंगा कि मेरी गैर मौजूदगी में प्रोडक्शन का काम अनीता देखेगी। जैसा वह कहेगी काम उसी के मुताबिक होगा। किसी को कहीं जाना आना हो तो वह तुमसे पूछ कर ही जाएगा। सर, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे? अनीता के आश्चर्य का पारावार नहीं था। क्यों, तुमको कोई दिक्कत है? अरविंद बोला, स्मार्ट हो, पढ़ी लिखी हो, चाहो तो क्या नहीं कर सकती? उसने तारीफ भरी निगाहों से उसे देखा। और सुनो, अगले महीने से मैं तुम्हारा वेतन भी 500 रुपए बढ़ा रहा हूँ। मन लगा कर काम करो और हाँ, काम के सिलसिले में छुट्टी के बाद रुकना भी पड़े तो चिंता न करना, इसका तुमको ओवर टाइम मिलेगा। तुम सिर्फ कारीगरों की गतिविधियों पर नजर रखना और उनकी हर बात नोट करती रहना। शाम को जाने लगो तो मुझे सारी रिपोर्ट देकर जाना। फैक्ट्री को अपना समझकर काम करोगी तो तुम भी उन्नति करोगी, मैं भी। समझ गई ना? जी ठीक है, अनीता ने कहा और अरविंद से विदा लेकर चली गई। अगले रोज ही अनीता ने सेक्शन इंचार्ज का पद संभाल लिया। कारखाने के मालिक ने उसकी पदोन्नति करके उसे नई जिम्मेदारी सौंपी तो उसने अपनी कार्य प्रणाली भी बदल ली। वह पहले से अधिक गंभीर व जिम्मेदार हो गई। अनीता अपनी पदोन्नति से काफी प्रसन्न थी। मालिक ने उसका वेतन भी बढ़ा दिया था और उस पर पहले से अधिक भरोसा करने लगा था, इसलिए अब वह समय से पहले ड्यूटी पर आने लगी थी। शाम को छुट्टी के बाद जब सारे कर्मचारी चले जाते, वह दिन भर के कामकाज की रिपोर्ट अरविंद को देने के बाद ही घर जाती थी। अनीता के साथ कारखाने में उसकी विधवा माँ राजकुमारी भी काम करती थी। माँ बेटी दोनों कारखाना परिसर में बने क्वार्टर में ही रहती थी। अनीता अरविंद की खास बन गई तो अरविंद भी उसका खास ख्याल रखने लगा। एक रोज शाम को जब अनीता अरविंद से जाने की इजाजत लेने उसके कार्यालय में आई तो अरविंद ने उसे रुकने का इशारा किया। अनीता कुर्सी पर बैठ गई। अरविंद ने अपनी मेज की दराज से एक चाबी निकालकर उसकी ओर बढ़ाई। उधर वाली अलमारी खोलकर उसमें रखा लिफाफा तो निकालना। अनीता ने अलमारी खोली तो सामने वाले खाने में पॉलीथिन का एक बड़ा लिफाफा रखा था। अनीता ने लिफाफा लाकर उसके सामने मेज पर रख दिया। अरविंद ने हाथ बढ़ाकर लिफाफा अपनी ओर खींचा और उसे खोलकर उसमें रखा सूट का कपड़ा बाहर निकालकर अनीता की ओर बढ़ाया। इसे देखो, कैसा है? बहुत अच्छा। अनीता ने मुस्कान बिखेरी। काफी महंगा होगा, तुम्हारी ईमानदारी तथा लगन से महंगा तो नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। अरविंद ने अपने सूखे होठों पर जुबान फेरी। इसे किसी अच्छे टेलर को सिलने के लिए दे देना, सिलाई के पैसे मुझसे ले लेना। उपहार में मांगा सूट पाकर अनीता ने उसे सीने से लगा लिया। अरविंद ने खड़े होकर उसकी पीठ थपथपाई। शाबाश, इसी तरह मेहनत से काम करती रहो। 3 दिन बाद अनीता ड्यूटी पर आए तो वह अरविंद का दिया सूट पहनकर ही आई थी। सूट में वह खासी खूबसूरत लग रही थी। अरविंद की आंखें उसे देखते ही चमक उठी।
शाम को जब छुट्टी हुई तो अरविंद ने अनीता को किसी जरूरी काम के लिए रोक लिया। जब सभी कर्मचारी छुट्टी करके जा चुके तो अरविंद अनीता से बोला, भुजिया बनाना तो जानती होगी। अनीता ने स्वीकारोक्ति में सिर हिलाया। अरविंद ने कहा, फ्रिज में अंडे रखे हैं, 4 अंडे निकाल कर उनकी भुजिया बना लाओ। कारखाने में ही एक छोटी सी किचन थी। अनीता अंडे लेकर भुजिया बनाने चली गई। इस बीच अरविंद ने अलमारी में रखी शराब की बोतल निकाली और 2 पैक पी गया। उसने तीसरा पैक अभी बनाया ही था कि तभी अनीता भुजिया बनाकर ले आई। प्लेट उसने अरविंद की मेज पर रखी और बोली, सर अब जाऊं, ऐसे कैसे जा सकती हो। अरविंद ने मानीखेज मुस्कान के साथ उसकी कलाई पकड़ ली। कुछ देर बैठ भी लो यार, ये 4 अंडे मैं अकेला थोड़े न खा जाऊंगा, आधा तुम खाओगी आधा मैं। पहले अपने हिस्से की भुजिया खा लो फिर चली जाना। अनीता असहज हो गई कलाई छुड़ाकर। संकोचवश वो सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। अरविंद ने चम्मच से भुजिया निकाली और उसे अनीता के मुंह में डाल दिया। इसके बाद वह अपनी सीट से उठा और अनीता के बगल वाली सीट पर आ बैठा। तुम्हें यहाँ किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो मुझे बताना, मम्मी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी अब मेरी है, तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांगना। अरविंद नशे में टुन्न हो चुका था। इधर अनीता सिर झुकाए सब कुछ सुन रही थी। इसी बीच अरविंद ने मेज पर रखा शराब वाला गिलास उठाकर अनीता के होठों से लगा दिया। इसे पीकर देखो, मजा आ जाएगा। सर मैं शराब नहीं पीती। अनीता ने बुरा सा मुंह बनाया। अच्छा एक काम करो, गिलास को सिर्फ होठों से छू लो, मेरी इतनी बात तो मनोगी। अनीता ने न चाहते हुए गिलास होठों से लगाया, फिर अरविंद को थमा दिया। अरविंद मुस्कुराया। तुमने अपने हसीन होठ यहाँ पर लगाए थे ना। इतना कहकर उसने उसी जगह अपने होठ रखे और पूरी शराब एक ही सांस में पी गया। फिर गिलास टेबल पर रखकर बोला, जानती हो इसका मतलब क्या हुआ? नहीं। अनीता ने चेहरा झुका लिया। इसका मतलब ये हुआ अनीता, अरविंद ने उसकी थोड़ी उंगलियों से ऊपर उठाई, मैंने तुम्हारा जूठा ग्रहण कर लिया। यानी अब तुम्हारे दुख मेरे, मेरे सुख अब तुम्हारे। सर मुझे अब जाने दीजिए। अनीता खुद को असुरक्षित सी महसूस करने लगी। चली जाना बस, मेरा एक और काम कर दो। उसने अनीता की कलाई पकड़कर उसे उठाया। तुम मेरे लिए लकी हो अनीता, मैं चाहता हूँ तुम मेरी एक जरूरी फाइल को अपने हाथों से छू लो ताकि मैं उस पर दस्तखत करके उसे आगे बढ़ा दूं और मेरी फैक्ट्री के लिए ग्रांट मंजूर हो जाए। अनीता जब तक कुछ समझ पाती, अरविंद उसे अंदर के कमरे में ले गया। वहाँ एक दीवान पड़ा था। अनीता को वहाँ बिठाकर वो फाइल लाने के बहाने बाहर आया। वापसी में उसने दरवाजे की सिटकनी अंदर से बंद कर दी। अनीता को घबराहट होने लगी। अरविंद ने फाइल अनीता की गोद में रखकर उसे खोला। उसमें कुछ कागज तथा हजार के नोट थे। अरविंद ने एक बांह उसके गले में डाली और बोला, बस तुम इन पैसों को तथा कागज को छू लो, इससे क्या हो जाएगा? अनीता ने सवाल किया। इससे मेरा काम हो जाएगा मेरी रानी। अरविंद ने हाथ बढ़ाकर उसका गाल चूम लिया, फिर हाथ उसके सीने पर ले जाकर बोला, यह सूट तुम पर खूब फब रहा है, इस सूट में गजब ढा रही हो। वह अनीता की कुंवारी देह सहलाने लगा। सर प्लीज आपको नशा हो गया है, मुझे जाने दो। अनीता उठ खड़ी हुई। चली जाना यार। अरविंद ने उसे बाहों में भर लिया और उसे जहां तहां चूमने लगा। पहले फाइल पर कलम तो चला लेने दो। अनीता खुद को बचाने की असफल कोशिश में लगी रही और इज्जत बचाने की खातिर हाथ पांव मारती रही, पर अरविंद ने उसे गोद में उठाकर दीवान पर पटक दिया। अनीता अवश हो गई। अनीता को जब मर्द का स्पर्श मिला तो उसकी देह में एक अजीब सी आग भरने लगी। एक तो शराब का नशा और दूसरा कुंवारा शबाब। अनीता उठना चाहती थी पर अरविंद उसे दबोचे हुए था। उसकी कामुक हरकतें बढ़ती गईं। अनीता का विरोध विक्षीण होता गया। फिर अरविंद ने अनीता का कौमार्य भंग कर डाला। जब अरविंद उससे अलग हुआ तो तल्खी से मुस्कुराता हुआ बोला, जो कुछ हुआ उसे भूल जाना। तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। मेरे इशारों पर चलोगी तो रानी बना कर रखूंगा। लुटी पिटी अनीता ने कपड़े पहने। वह जाने को हुई तो अरविंद ने फिर उसके होंठ चूम लिए। याद है ना, तुम्हारे मेरे बीच में जो हुआ उसे अपने तक ही रखना। जल्दी ही मैं तुम्हें कारखाने की मैनेजर बना दूंगा। और हाँ, उसने खतरनाक ढंग से अनीता की आंखों में देखा। अपनी मम्मी को इस बारे में कतई मत बताना, समझ गई ना? अनीता घर पहुंची तो निढाल होकर बिस्तर पर पड़ गई। उसे गुमसुम देख राजकुमारी ने उसे कुरेदा तो अनीता ने हथेलियों में मुंह छिपाकर सुबकते हुए बताया, तेरे पाले हुए सांप ने मुझे डस लिया माँ। राजकुमारी के पैरों तले से जैसे जमीन ही खिसक गई। उसे सपने में भी ये उम्मीद नहीं थी कि उसका बोया पाप उसी की बेटी को काटना पड़ेगा। राजकुमारी को गुस्सा तो बहुत आया पर वह भी वश थी। वह जानती थी कि अरविंद पैसे वाला है, उसका वह कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी।
लेकिन अनीता को बचाने के लिए कोई उपाय तो करना ही था। राजकुमारी ने सोचा कि जल्दबाजी या तैश में आकर अगर वह अरविंद के खिलाफ कोई ऐसा वैसा कदम उठाती है तो उसकी जवान कुंवारी बेटी की इज्जत को ही धब्बा लगेगा। काफी सोच विचार के बाद उसने फैक्ट्री वाला कमरा छोड़ दिया और शिवाकुंज में भोला यादव के मकान में किराए पर रहने लगी। राजकुमारी कई दिनों तक अनीता के भविष्य की बाबत उधेड़बुन में लगी रही। आखिरकार वह इस नतीजे पर पहुंची कि किसी प्रकार अनीता के लिए कोई लड़का तलाश कर उसकी शादी कर देनी चाहिए। राजकुमारी ने लड़के की तलाश शुरू की तो उसे आगरा के जीवनी मंडी में अजय सिंह चौहान नाम का एक लड़का मिल गया। अजय मथुरा स्थित हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की कैंटीन में काम करता था। राजकुमारी ने बात चलाई तो रिश्ता पक्का हो गया। राजकुमारी ने वर्षों से मेहनत मशक्कत करके जो भी जमा पूंजी एकत्र की थी वह रकम खर्च करके उसने अनीता को मथुरा ले जाकर 26 फरवरी 2009 को एक सादे समारोह में उसके हाथ पीले कर दिए। उसने आगरा में किसी को कानो कान ये खबर नहीं होने दी कि वह अनीता की शादी करने मथुरा जा रही है। उसे अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित करना था, वरना वह कामना के भेड़िए के चंगुल में हमेशा फंसी रहती। 9 माह बीत गए। अनीता पति के साथ खुश थी, वह आगरा में ही रहने लगी थी। राजकुमारी ने शिवाकुंज में ही चरू देवी के मकान में बेटी दामाद को एक कमरा दिला दिया था। 25 नवंबर 2009 की सुबह अनीता अपनी मां का हाल चाल लेने अपने पति अजय के साथ उसके घर पहुंची तो मुख्य द्वार पर ताला लटक रहा था। अनीता ने भोला यादव से अपनी मां के बारे में पूछा तो उसने बताया, तुम्हारी मां कल रात को कहीं गई थी, अब तक नहीं लौटी है। अनीता ने संभावित ठिकानों पर मां की तलाश की। जब राजकुमारी का कहीं भी पता न चला तो वह अपने पति के साथ थाना सिकंदरा पहुंची। वहां मौजूद थाना इंचार्ज देशराज सिंह से मिलकर उसने अपनी मां की गुमशुदगी की एक लिखित तहरीर उन्हें दी। तहरीर में लिखी बातों को पढ़ते ही देशराज सिंह का माथा ठनका। वजह यह थी कि उसी सुबह राजकुमारी के हुलिया और उम्र से मिलती जुलती एक अज्ञात महिला का शव शिवाकुंज में मिला था। उन्होंने अनीता व उसके पति को अपनी गाड़ी में बैठाया और उन्हें लेकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे, जहां अज्ञात महिला की लाश रखी थी। शव की गर्दन कटी थी और वह एक साड़ी में लिपटा हुआ था। अनीता ने उसे देखते ही पहचान लिया। लाश उसकी मां राजकुमारी की ही थी। वह दहाड़ मारकर रोने लगी। लाश की शिनाख्त हो चुकी थी, अतः थाना में राजकुमारी की हत्या का यह मामला अपराध संख्या 793/2009 पर धारा 302 के तहत दर्ज कर लिया गया। अनीता ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि उसकी मां अरविंद से बहुत भयभीत थी। अरविंद ने कुछ समय पहले ही उसकी मां को जान से मारने की धमकी दी थी। अनीता के बयानों के बाद पुलिस ने अरविंद के ठिकानों पर दबिशें दी, पर वह पुलिस के हाथ नहीं आया। पुलिस उसकी तलाश में गंभीरता से जुट गई। आखिरकार लगभग 25 दिन बाद अरविंद ने पुलिस को चकमा देकर अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। थाना इंचार्ज ने अरविंद को अदालत से कस्टडी रिमांड पर लेकर जब उससे पूछताछ की तो उसने राजकुमारी की हत्या करना स्वीकार कर लिया। कामना के भेड़िए से बेटी को तो राजकुमारी ने बचा लिया था, पर स्वयं अपनी जान नहीं बचा पाई थी। राजकुमारी के पिता ठाकुर रामपाल हाथरस में रहते थे। उनके छोटे से परिवार में बेटी राजकुमारी तथा एक ही बेटा श्यामपाल था। समय बीतता गया। समय की बयार ने राजकुमारी को जवानी के पहले पायदान पर ला खड़ा किया तो रामपाल ने राजकुमारी का विवाह हाथरस के सादाबाद निवासी हेत सिंह ठाकुर नामक नौजवान के साथ कर दिया। शादी के 1 वर्ष बाद राजकुमारी ने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम अनीता रखा गया। नन्ही गुड़िया सी अनीता अपने माँ बाप दोनों की दुलारी थी, लेकिन जब वह घुटनों के बल अपने आंगन में चलने लगी तभी परिवार पर वज्रपात हुआ। हेत सिंह को किसी ऐसी बीमारी ने घेर लिया जिसने उसकी जान लेकर ही छोड़ी। राजकुमारी अपने विवाह के 2 वसंत ही देख पाई थी कि उसकी जिंदगी में पतझड़ आ गया। मानसूनी हुई तो उसे अपनी ससुराल घर भी सूना सूना लगने लगा। ससुराल में राजकुमारी का तिरस्कार होने लगा तो एक रोज उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया और अपने मायके चली आई। उसने अपने पिता और भाई की छांव में जिंदगी व्यतीत करने का निर्णय लिया, परंतु कहते हैं जब समय बिगड़ता है तो सारे जतन नाकाम हो जाते हैं। राजकुमारी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जिस वट वृक्ष की छांव तले उसने अपना जीवन काटने की आस लगाई थी, वहाँ भी उस पर शूल बरसाए जाने लगे। मायके में कुछ दिन तो जैसे तैसे बीते, लेकिन उसके बाद ही उसके भाई श्यामपाल और उसकी पत्नी के तेवर बदलने लगे। उन्हें लगने लगा कि राजकुमारी तो जीवन भर के लिए उनकी छाती पर मूंग दलने आ गई है। उसका भार तो जीवन भर ढोना ही पड़ेगा। कुछ साल बाद जब उसकी बेटी समझदार होगी तो उसकी पढ़ाई तथा शादी का बोझ भी उन्हें ही उठाना पड़ेगा। सो श्यामपाल की पत्नी उस पर तरह तरह के अभियोग लगाकर उसका जीना हराम करने लगी। उसे अभागी और अशुभ ठहराकर उसे ताने देने लगी। राजकुमारी एक बार फिर बेसहारा हो गई।
2 पथ उसके लिए पहले ही कंटक पथ बन गए, तो वह जीने के लिए तीसरा पथ तलाशने लगी। सोचते सोचते उसने अपनी राह स्वयं बनाने का निर्णय कर लिया। उसने निश्चय किया कि अब वह अपने मायके और ससुराल दोनों की डगर छोड़कर किसी नई जगह जाकर नौकरी करके जीवन यापन करेगी। राजकुमारी बहुत दिनों से इसी उधेड़ बुन में लगी थी। तभी एक रोज उसकी बचपन की एक सहेली सुजाता उसे मिल गई। दोनों सहेलियां वर्षों बाद मिली तो उनके बीच ढेरों बातें हुई। बातों ही बातों में सुजाता ने राजकुमारी को बताया कि वह आगरा में ब्याही है और वहीं की एक फैक्ट्री में नौकरी भी करती है। सुजाता की बात सुनकर राजकुमारी की आंखों में आशा की एक किरण सी चमकी। उसने डबडबाई आंखों से कहा, बहन तुम तो मेरा दर्द अच्छी तरह समझ सकती हो। पति की छाया सिर से हटने के बाद मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं बचा। मैंने अपने मायके का आसरा लिया, लेकिन भाई ने भी नजरें फेर ली। राजकुमारी ने कहा, दुर्दिनों में कोई साथ नहीं देता, अपने भी पराये हो जाते हैं। तुम मुझे भी अगर किसी कारखाने में नौकरी दिला दो तो मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। राजकुमारी की दशा देखकर सुजाता का भी दिल भर आया। उसने कहा, मैं परसों आगरा जा रही हूँ, मेरे साथ तुम भी चलो। तुम्हारी नौकरी के लिए मुझे किसी के हाथ जोड़ने पड़े तो वह भी कर लूंगी। जब तक वहाँ तुम्हारा ठौर ठिकाना न बन जाए तुम मेरे ही साथ रहोगी। अंधे को क्या चाहिए थी 2 आंखें। राजकुमारी उसके साथ आगरा चली आई। सुजाता ने उसे अपने घर में ही रहने की जगह दी और उसे अपने कारखाने में नौकरी भी दिला दी। राजकुमारी ने सुजाता के साथ रहकर नौकरी करते हुए जैसे तैसे कुछ समय काटा। इसी बीच उसे किसी अच्छी जगह नौकरी करने का मौका मिला तो उसने अपने लिए किराए का अलग मकान ले लिया। समय आगे बढ़ा। राजकुमारी को अब बच्चों की तिपहिया साइकिल बनाने वाले एक कारखाने में नौकरी मिल गई थी। आगरा शहर के नारायणा विहार सिकंदरा स्थित उक्त फैक्ट्री का मालिक था अरविंद। वह विवाहित था। जगदीश ठाकुर के अरविंद के अलावा 2 बेटे और थे, अश्विनी तथा अनिल। अरविंद अय्याश किस्म का आदमी था। विधवा राजकुमारी का भरा हुआ बदन तथा डोलती जवानी के लालच में ही उसने उसे नौकरी दी थी। उसने राजकुमारी पर एक एहसान और किया, उसे रहने के लिए कारखाना परिसर में ही एक कमरे में जगह भी दे दी। राजकुमारी की एक साथ 2 आस पूरी हो गई तो उसने राहत की सांस ली। काम की अधिकता की वजह से अरविंद अक्सर देर रात तक कारखाने में ही रुका रहता था। वहीं खाना मंगा कर खा लेता, कभी कभी तो रात को वहीं सो भी जाता था। राजकुमारी कारखाना परिसर में ही रहती थी, ऐसे मौकों पर कभी वह अरविंद के लिए चाय, नाश्ता और खाना भी बना देती। राजकुमारी से अरविंद को इस तरह की सहूलियतें मिलने लगी तो वह उसे वेतन के अलावा कुछ अतिरिक्त पैसा भी दे देता था। अरविंद पीने खाने का शौकीन था। फैक्ट्री बंद होने के बाद जब कभी उसे अपने कार्यालय में देर तक रुकना होता तो बोतल निकाल कर बैठ जाता। एक रात अरविंद काम निपटाने के बाद ऑफिस से जुड़े शयन कक्ष में बैठा शराब पी रहा था। तभी राजकुमारी उसके लिए खाना ले आई। अरविंद ने तिरछी नजर उस पर डाली तो उसके भरे बदन को अरविंद ने देखते हुए उससे पूछा, तुमने अपनी बेटी अनीता को खाना खिला दिया? बस आपका खाना देने के बाद उसे ही खाना देने जा रही हूँ। ठीक है, अरविंद बोला, पहले जाकर उसे खाना दे आओ, फिर अपना खाना भी यहीं लेकर आ जाओ। आज हम दोनों साथ साथ खाएंगे। राजकुमारी ने उसे आश्चर्य से देखा लेकिन वह कुछ कह नहीं पाई। अरविंद का खाना उसने ढक कर वहीं मेज पर रख दिया और अपने कमरे में चली आई। उसने अपनी बेटी अनीता को खाना खिलाकर सुलाया, फिर अपना खाना लेकर अरविंद के पास आ गई। वह आई तो अरविंद ने एक गिलास निकालकर शराब का एक पैग उसके लिए भी बना दिया। अरविंद ने गिलास उठाकर उसकी ओर बढ़ाया तो वह ना नुकुर करने लगी। अगर तुम मानती हो कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया है, अगर मेरा तुम पर कुछ भी हक बनता है तो ना मत करना। अरविंद ने उसे धर्म संकट में डाल दिया। साहब, आपने मुझे सहारा देकर मुझे नया जीवन दिया है। राजकुमारी ने कृतज्ञ नजरों से उसे देखा। अगर मैंने तुम्हें कुछ दिया है तो तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है, तुम भी मुझे कुछ दो। अरविंद ने उसका गाल सहलाया। मैं क्या दे सकती हूँ आपको? पुरुष संसर्ग से वंचित राजकुमारी की देह कांपने लगी। पहले मेरा कहा मानकर ये पैक पी लो, फिर दूसरी चीज मांगूंगा। अरविंद ने गिलास उसके होठों से लगाया तो थोड़ा ना नुकुर के बाद राजकुमारी ने आराम से पूरा गिलास एक सांस में खाली कर दिया। राजकुमारी के लिए शराब कोई नई चीज नहीं थी। इससे पहले भी वह कई बार उसका रसास्वादन कर चुकी थी। पीने के बाद दोनों ने साथ ही बैठकर खाना खाया। जब राजकुमारी वहां से जाने लगी तो अरविंद ने उसकी कलाई थाम ली। अरविंद ने उसे अपने पहलू में बैठाया और उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लेकर बोला, जब कुछ देने की बारी आई तो जा रही हो। अरविंद ने अपनी गर्म सांसों से उसका चेहरा नहलाना शुरू कर दिया। तुम तो जानती हो राजकुमारी, मैंने अभी तक शादी नहीं की है। तुम जिस रोज मेरे यहाँ आई तभी से तुम मुझे अपनी सी लगने लगी थी। सोचा कि अगर तुमने साथ देने से इनकार न किया तो तुम्हारे साथ ही अपना घर बसाकर जिंदगी गुजार दूंगा। राजकुमारी सोच में पड़ गई। इतना बड़ा आदमी और उसे अपना बनाना चाहता है।
वह स्वयं पर गर्व करने लगी। वह तो वर्षों से बेसहारा भटक रही थी, ना रहने का ठिकाना था ना सोने का। दो सहारे एक साथ ही उसकी झोली में आते नजर आए तो राजकुमारी ने भी उसके गले में अपनी बाहों का हार डाल दिया। ये हुई ना बात। अरविंद ने खुश होकर राजकुमारी के होंठ अपने होंठों में भर लिए। फिर कुछ ही देर में निर्वस्त्र होकर दोनों एक दूसरे में समा गए। उस रात अरविंद को थोड़े से ही प्रयास से सफलता मिल गई तो उसके हौसले बुलंद हो गए। वह राजकुमारी के मादक जिस्म से अपनी हर रात सजाने लगा। अरविंद ने राजकुमारी को अपनी पत्नी बनाने के सपने दिखा रखे थे। इसी गलत फहमी में राजकुमारी का व्यवहार कारखाने के अन्य कर्मचारियों के प्रति कुछ तल्ख होने लगा। उसे ये नहीं पता था कि अरविंद शादी का सब्ज बात दिखाकर उसे अपनी रखेल बनाकर रखना चाहता है। उसे सिर्फ उसकी देह से मतलब है। कारखाने के कर्मचारी तो उन दोनों का रिश्ता जानते ही थे। एक रोज किशोर हो गई। अनीता ने भी माँ को अरविंद के साथ बिस्तर पर प्रणयरत देख लिया। इसी बीच अरविंद के भाइयों तथा परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे समझाकर उसकी शादी बिरादरी की एक लड़की के साथ करा दी। इस खबर से राजकुमारी के दिल पर गहरी चोट लगी। उसने अरविंद से शिकवा किया तो अरविंद ने उसे यह आश्वासन देकर शांत कर दिया कि शादी हो जाने के बावजूद वह उसे पहले की तरह प्यार व सम्मान देता रहेगा। राजकुमारी के पास अरविंद की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसे जवान हो रही बेटी की शादी के लिए पैसे की जरूरत थी। अनीता का शबाब खिलने लगा तो अरविंद ने राजकुमारी को सलाह दी कि वह अनीता को भी कारखाने में काम पर लगा दे। इससे 4 पैसे उनके जुड़ जाएंगे। राजकुमारी को यार की सलाह ठीक लगी। तब उसे कहाँ पता था कि अरविंद की नजर उसकी बेटी की जवानी पर है। राजकुमारी सुनहरे भविष्य की आस में जी रही थी। तभी एक रात अरविंद ने अनीता को अपनी वासना का शिकार बना लिया। अनीता ने जब राजकुमारी को रो रो कर सारी दास्तान सुनाई तो उसका तन बदन जल उठा। राजकुमारी ने समझदारी से काम लिया। बेटी की इज्जत की खातिर हो हल्ला नहीं मचाया। लेकिन एक रोज उसने अरविंद को जली कटी सुनाते हुए जवाब मांगा, आखिर तुमने वही किया ना, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। मेरे साथ सोते हो तो मेरी बेटी तुम्हारी बेटी भी हुई। तुमने तो अपनी ही बेटी को नहीं छोड़ा। इंसान इतना कमीना भी होता है क्या? नशे में बहक गया था मैं। अरविंद बेहयाई से हंसा। क्या फर्क पड़ता है यार, तुझे रानी बनाकर रखा ना, अनीता को भी रानी बनाकर रखूंगा। दोनों माँ बेटी मौज करो। राजकुमारी ने जलती निगाहों से उसे देखा और चली आई। वह समझ गई कि अरविंद के मुंह ताज़ा जवानी का स्वाद लग चुका है। वह अनीता का पीछा छोड़ेगा नहीं। इसी कारण उसने कारखाना वाला कमरा छोड़ दिया और चुपचाप अनीता की शादी भी कर दी। अरविंद को भनक तक नहीं लगी। अनीता की शादी की जानकारी जब अरविंद को हुई तो वह तिलमिला उठा। उसने राजकुमारी से पूछा, तुमने मुझे बताए बिना ही अनीता की शादी कैसे कर दी? तो क्या उसे आत्महत्या कर लेने देती या हमेशा के लिए तुम्हारे बिस्तर पर सजा देती? राजकुमारी ने भी तल्खी से उत्तर दिया, मेरे बिस्तर पर सजा देती तो तेरा क्या बिगड़ जाता? अच्छा, तो तुम मेरी बेटी को रखेल बनाकर मुझे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालना चाहते थे। राजकुमारी भी तन गई। भूल जाओ इस ख्वाब को। अरविंद अनीता का दीवाना हो चुका था। उस पर खुले हाथों वह खर्च पे इसीलिए करता था ताकि वह अनीता का शबाब लूटता रहे, पर राजकुमारी ने उसके सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए थे। वह यह भी जानता था कि बूढ़ी राजकुमारी को उसे बेमन से ढोना पड़ेगा। शबाब से भरी गगरी उसके हाथ से निकल चुकी थी। रह गया था मटका। राजकुमारी की इस चाल से वह बेहद खफा था। उसे इस गलती का सबक सिखाने तथा हमेशा के लिए उससे निजात पाने के लिए अब अरविंद खूनी षड्यंत्र का ताना बाना बुनने लगा। 24 नवंबर 2009 को अरविंद ने राजकुमारी के मोबाइल पर फोन किया तो उसके स्वर में बहुत नरमी थी। तो उसने कहा, मुझे माफ कर देना राजकुमारी, उस रोज मुझ पर न जाने कैसा पागलपन सवार हो गया था कि मैं इतनी बड़ी गलती कर बैठा। उसने कहा, तुम आज समय निकाल कर फैक्ट्री आ जाओ। मैं तुमसे मिलकर अपने अपराध का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तुम मेरे अपराध की जो भी सजा चाहो अपने हाथों से मुझे दो। अरविंद के स्वर बदले तो राजकुमारी का गुस्सा भी कम पड़ गया। उसने कहा, पहले तो मुझे 5000 रुपयों का प्रबंध करना है जो अनीता की शादी में खर्च हुआ है। वो कर्जा मुझ पर चढ़ा हुआ है। पैसों का इंतजाम कर लो तो किसी दिन आकर मिलूंगी। बस इतनी छोटी सी बात। अरविंद बोला, आज शाम फैक्ट्री आ जाओ, मैं पैसे दे दूंगा, जिसका लेना देना है निपटा देना। राजकुमारी फिर छलिया के झांसे में आ गई। खाना खाने के बाद उसने अपने कपड़े बदले और कमरे पर ताला डालकर अरविंद की फैक्ट्री जा पहुंची। अरविंद उसी की प्रतीक्षा में बैठा था। उसने उसका गुस्सा शांत करने के लिए उसे सहलाया, तुलराया, उसके साथ शराब के जाम टकराए और जब वह नशे में धुत हो गई तो बोला, आओ चलें, रिक्शे पर थोड़ा घूम कर आते हैं। राजकुमारी उसकी बातों में आ गई। वह रिक्शे पर बिठाकर उसे शिवाकुंज तक ले गया। वहाँ उसने रिक्शा सड़क के किनारे रोकवाया और गली की ओर होता हुआ
राजकुमारी को एक सुनसान स्थान पर ले गया। राजकुमारी पर नशा पूरी तरह हावी था, जिस कारण वह रुक रुक कर चल रही थी। वहां पहुंचकर अरविंद ने उसे जमीन पर पटक दिया और उस पर सवार होकर चाकू से उसकी गर्दन रेत दी। राजकुमारी छटपटाकर वहीं शांत हो गई, तो उसने उसकी साड़ी उतारकर उसमें उसके शव को लपेट दिया। शव को वहीं छोड़ा और अपनी फैक्ट्री वापस आ गया। अरविंद ने खून से सना चाकू अपनी फैक्ट्री के पीछे छिपाया और हाथ पैर धोकर कपड़े बदल लिए। इसके बाद फरार होकर वह भूमिगत हो गया। लेकिन कब तक बचता फिरता? उसे कानून के आगे समर्पण करके सीखचों के पीछे जाना ही पड़ा। अब अरविंद के भविष्य का फैसला अदालत के हाथ में है।